तो आज हम लोग सब देख रहे हैं कि कैसे देश में नफरत फैलाई जा रही है, हमारे मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। हमारे जितने लोकतांत्रिक संस्थान बने थे, हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, जैसे इलेक्शन कमीशन या न्यायपालिका या मीडिया या सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वगैरह, इन सब को सरकार के अधीन किया जा रहा है, उनकी स्वतंत्रता खत्म करी जा रही है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है जो लोग सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं या जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके लीडर्स के खिलाफ। और साथ में पूरा हमारे लोकतंत्र का भी गला घोटा जा रहा है इस समय। तो ऐसे समय पर न्यायपालिका का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे संविधान में न्यायपालिका को इसलिए बनाया गया कि एक तो खैर जो विवादित मुद्दे हैं, लोगों के बीच में जो विवाद हैं उनको तय करे, लेकिन दूसरा जो बड़ा काम दिया गया वो ये कि इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करें और कार्यपालिका और विधायिका को अपने अपने दायरे में रखें और रूल ऑफ लॉ, कानून के राज को मेंटेन करें। लेकिन अगर आज हम देखें तो हर रोज लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लोगों के अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है। जो बराबरी, हम लोग के जो मेन मौलिक अधिकार हैं वो धारा 14, 19 और 21 में है। 14 में बराबरी का, कि किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई संप्रदाय के आधार पर, कोई रिलीजन के आधार पर, कोई कास्ट के आधार पर और किसी और सेक्स वगैरह किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। धारा 19 में हमारे सारे सिविल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी और मिलकर प्रोटेस्ट करने की आजादी, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करने की आजादी, फ्रीली ट्रैवल करने की आजादी, ये सब। और फिर 21 जो कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या करी है कि उसका मतलब ये है कि डिग्निफाइड लाइफ जीने की आजादी, जिसमें कि हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, करप्शन फ्री सोसाइटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो आज हम जो देख रहे हैं, जो हालात इस देश में चल रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि ये सारी ही आजादी खतरे में ही नहीं बल्कि कुचली जा रही, और देश में एक धर्म के आधार पर नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। और ये नफरत का माहौल पैदा करने के पीछे हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश की जो रूलिंग पार्टी है और जो देश का मीडिया है, ये सब और सारे तंत्रों को उसमें लगाया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में न्यायपालिका का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप एक तरफ जो लोगों के अधिकार कुचले जा रहे हैं उनकी रक्षा करें। जैसे सिद्दीक कप्पन को जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो हाथरस की ट्रेजेडी कवर करने के लिए गया था। बहुत सारे हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, भीमा कोरेगांव के केस में उनको जेल में डाल दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ बिल्कुल एक फैब्रिकेटेड केस बनाया गया कि भाई वो प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कर रहे थे। उनके कंप्यूटर में पेगासस का इन्फेक्शन डालकर कुछ लेटर्स प्लांट कर दिए गए। ये सब जाहिर हो गया है, लेकिन आज भी वो लोग जेल में हैं, सिवाय एक दो जनों को जिनको की एक लिमिटेड तरह की बेल मिली है उनमें से। उसके अलावा दिल्ली राइट्स के केसेस में भी उमर खालिद जैसे तमाम एक्टिविस्ट, जिनके सारे वीडियोस हैं कि उन्होंने तो हर बार ये बोला कि भाई हम हिंसा नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर भी हिंसा होगी तब भी हम उसका जवाब प्यार से देंगे वगैरह वगैरह, फिर भी उनको अभी तक जेल में रखा हुआ है सालों साल तक, और अभी तक ट्रायल किसी की शुरू ही नहीं हुई है। तो ऐसे समय पर, ऐसी सिचुएशन में न्यायपालिका का ये दायित्व बनता है कि सिर्फ इन लोगों को बेल पर ही नहीं छोड़ना है,
बल्कि कायदे से तो इनके खिलाफ केस को खत्म कर देना चाहिए, इस तरह के झूठे केसेस को। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि सारे जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थान हैं उनको सरकार के अधीन कर लिया गया है, उनकी स्वतंत्रता खत्म कर दी गई है। चाहे न्यायपालिका को ले लें, चाहे मीडिया को ले लें, चाहे इलेक्शन कमीशन को ले लें। अगर हम तीन का ही जिक्र करें तो न्यायपालिका का हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में सिवाय दो चार अपवाद को अगर आप छोड़ दीजिए तो जितने भी बड़े बड़े मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने आए या हाई कोर्ट के सामने आए, जहां पर एक तरफ सरकार थी, दूसरी तरफ इस देश की जनता और उनके मौलिक अधिकार और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज थी, वहां पर करीब करीब सारे केसेस में न्यायपालिका ने सरकार का ही साथ दिया और संविधान का, मौलिक अधिकारों का साथ नहीं दिया। चाहे वो हम अयोध्या का फैसला देख लें, चाहे वो हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह की, तो खैर अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है इतने साल से। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कश्मीर में जो चेंजेस करे, लेकिन बिरला सहारा वाला केस ले लें या रफाल का केस ले लें या जज लोया का केस ले लें, सब में यही चीज हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ जहां ये साफ दिख रहा है कि नफरत फैलाई जा रही है, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा, एक तो खैर उससे जिन लोगों के खिलाफ आप नफरत फैलाते हैं उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, उनके घर बुलडोज कर दिए जाते हैं, उनके सारे अधिकार को कुचला जा रहा है, उनके खिलाफ बहुत अत्याचार करा जा रहा है। एक तो खैर ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जब आप नफरत फैलाते हैं तो आप देश को कमजोर करते हैं, क्योंकि आप देश की एकता खत्म करते हैं, आप देश में अलग अलग संप्रदाय या अलग अलग रिलीजन्स के लोगों को आपस में लड़वाते हैं, तो देश कमजोर होता है। और इसीलिए नफरत फैलाने को एक बहुत बड़ा संगीन अपराध माना गया है हमारे कानून में। 153A जो हमारे आईपीसी का है, वो कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, किसी भी आधार पर अगर आप नफरत फैलाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। और हम देख रहे हैं कि सिर्फ आम लोग नहीं, बल्कि जो राजनेता हैं, जो हमारे रूलिंग पार्टीज के नेता हैं, हमारे सरकार में जो बैठे हुए मंत्री लोग हैं, और जो हमारे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स हैं, वो सब नफरत फैला रहे हैं, खुलेआम नफरत फैला रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। ऐसे में न्यायपालिका का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो अथॉरिटीज को कंपेल करें कि भाई आप इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लीजिए, इनको तुरंत गिरफ्तार करिए, इसको तुरंत रोकिए। लेकिन ये खुलेआम चल रहा है और इसको रोका नहीं जा रहा। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे खत्म करी गई है? कई पहले पुराने तरीके थे कि भाई आप जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई जॉब दे दें, जैसे जस्टिस अरुण मिश्रा, जिन्होंने इतने सारे अहम फैसले सरकार के हक में दिए और लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ दिए, उनको ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया। जस्टिस गोगोई, जिन्होंने अयोध्या, रफाल वगैरह इत्यादि फैसले दिए, उनको आपने राज्यसभा का मेंबर बना दिया। तो इस तरह से एक तो पहले से ये चल रहा है पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स का मामला। दूसरा, इन्होंने ये किया है कि इस सरकार ने कि जो इंडिपेंडेंट जजेस हों उनकी नियुक्ति ना होने दो। जब भी कोलिजियम जो है कोई इंडिपेंडेंट लोगों के नाम रेकमेंड करता है तो सरकार उसमें नोटिफिकेशन ही नहीं इशू करती, या तो उसके ऊपर बैठी रहती है, और अगर कई साल के बाद सरकार को बस एक अधिकार है कि एक बार वो रिकमेंडेशन को वापस भेज दे। उसके बाद अगर यूनानिमसली रिटरेट किया जाता है तो उनको वो अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जहां यूनानिमसली भी रिटरेट किया गया है, वहां पर भी नोटिफिकेशन कई केसेस में नहीं इशू किया गया।
तो एक तरीका ये हो गया है कि भाई आप इंडिपेंडेंट जजेस का अपॉइंटमेंट होने ही नहीं देते, और फिर कहते हैं कि अच्छा हम एक आदमी का अगर होने देंगे तो 4 आदमी आप सरकारी अपॉइंट करिए। और कोलिजियम को कई बार वो लोग मान देते हैं, माननी नहीं चाहिए। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट को उनको कंटेम्प्ट में हॉल अप करना चाहिए, मंत्रियों वगैरह को, कि भाई आप हमारे आदेश की अवमानना कर रहे हैं। हमने आदेश दिया हुआ है कि जब यूनानिमसली रीटरेट हो जाए नाम तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। और तीसरा एक नया तरीका, बहुत खतरनाक तरीका इस सरकार ने अपनाया है कि सारी एजेंसी इसका इस्तेमाल करके जजों के खिलाफ कुछ निकाल लो, और जहां पर उनको कुछ मिल जाता है, जैसे जस्टिस गगोई के खिलाफ वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था, जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ वो मेडिकल कॉलेज स्कैम का सीबीआई का केस था, वगैरह वगैरह। तो वहां पर आप उन जजों को फिर प्रेशराइज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उसको इस्तेमाल करके, और उससे आप और अगर आपने चीफ जस्टिस को इन्फ्लुएंस कर लिया तो पूरी आधी कम से कम न्यायपालिका आपके हाथ में आ जाती है। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज हुई है पिछले कुछ सालों में, इस तरह से न्यायपालिका को और जजों को इन्फ्लुएंस करने की। इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल स्वतंत्र माना जाता था करीब 7-8 साल पहले तक, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता पर भी आंच आ गई है, और इलेक्शन कमीशन वही करता है जो सरकार चाहती है। डेट सिलेक्शन की उसी तरह से फिक्स होती हैं। अब मोदी जी ने दौरा कर लिया हिमाचल का, तो हिमाचल की डेट्स अनाउंस कर दी गई। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अगर मंत्री लोग वायलेट करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन होता नहीं है, सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ होता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी स्वतंत्र बनाने का एक रोल न्यायपालिका का भी है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के कई केसेस न्यायपालिका ने किए हैं, जैसे सीबीआई के रिफॉर्म्स का, पुलिस रिफॉर्म्स का। इस तरह से इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन आज सिर्फ सरकार के हाथ में है। अपने सीबीआई के लिए तो बोल दिया कि भाई एक कमिटी होगी जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होगा, प्रधानमंत्री के साथ चीफ जस्टिस भी होंगे। इलेक्शन कमीशन में ऐसा कुछ है नहीं, उसके भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इन सारी संस्थाओं को सरकार के कब्जे से छुड़ाना और उनको स्वतंत्र बनाकर रखना, ये भी आज न्यायपालिका का एक बड़ा काम है, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा। सिटीजन्स को क्या करना है? देखिए, मैं हर बार ये कहता हूँ और मैं ये कोशिश करता हूँ खुद भी करने की, कि जब जब न्यायपालिका कुछ अच्छा काम करे तो आप उनकी तारीफ करिए, जब जब न्यायपालिका कुछ गलत काम करे तो उसकी आप व्याख्या करिए और उसको क्रिटिसाइज करिए। तो उससे एक प्रेशर, पब्लिक प्रेशर बनता है सही काम करने के लिए। तो जैसे इन्होंने जो जो अच्छे जजमेंट्स दिए हाल में, 2-4 अच्छे जजमेंट्स दिए, जैसे कि वो टेनी के बेटे को की बेल कैंसिल कर दी थी, या फिर वो पेगासस मामले में भी शुरू में एक अच्छा ऑर्डर दिया था, या फिर सेडिशन का जो कानून है उस पर अभी रोक लगा दी है, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। पर जहां जहां हम देखते हैं, जैसे ज्ञानवापी मॉस्क में कायदे से ये सारा जो सूट है जो फाइल किया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिकॉज ये जब से ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना है कि भाई आप उसका कैरेक्टर नहीं बदल सकते, तो फिर उस सूट का कोई मतलब ही नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं बंद किया गया। तो इसलिए वहां पर आप उनको क्रिटिसाइज करिए। जैसे अभी साईं बाबा का एक नागपुर हाई कोर्ट ने अच्छा जजमेंट दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई आपने प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया हुआ है, और इतने साल से उनको जेल में रखा हुआ है, तो उनको एक्विट करके उनको रिलीज करने का आदेश दे दिया था, लेकिन इन्होंने फिर से उस पर रोक लगा। तो इसलिए हम लोग को एक तरफ तो खैर ये करना चाहिए कि उनके अच्छे कामों को अप्रिशिएट करें, और जो गलत काम करते हैं उसको क्रिटिसाइज करें। साथ में हम लोगों को जो जुडिशरी में रिफॉर्म्स की जरूरत है,
जो जो बदलाव होने की जरूरत है उसके लिए अपनी निरंतर आवाज उठानी चाहिए। बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। ग्राम न्यायालय का जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट होने की जरूरत है। ग्राम न्यायालय बनने की जरूरत है सब जगह, जो कि एक त्वरित न्याय छोटे मोटे केसेस में आम लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे, क्योंकि वो सिंप्लीफाइड कोर्ट्स होंगे, तहसील लेवल पर होंगे, तहसील नहीं और ब्लॉक लेवल पर होंगे। तो तहसील लेवल पर तो अभी हैं, तो एक ये रिफॉर्म की जरूरत है। फिर जजेस के संख्या बढ़ाने की जरूरत है, कोर्ट्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। कोर्ट्स में जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको ठीक करने की जरूरत है, उसमें पारदर्शिता लाने की जरूरत है। उसके लिए फुल टाइम बॉडीज होनी चाहिए। ये जो जजेस की कमिटी होती है इनके पास ना तो समय होता है और खूब भाई भतीजावाद चलता है, क्योंकि कोई उस पर पारदर्शिता भी नहीं है। तो इसलिए और जजों की जवाबदेही के लिए एक अलग आयोग बनना चाहिए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन, जो कि जजों के खिलाफ जो कंप्लेंट्स आए उनको देख सके, उनको इन्वेस्टिगेट कर सके और उनके खिलाफ एक्शन ले सके। तो ये सब न्यायपालिका में जो रिफॉर्म्स होने हैं उस पर हम लोगों को कैंपेन भी करना चाहिए, आवाज भी उठानी चाहिए, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है और अब न्यायपालिका भी नहीं चाहती है कि कोई रिफॉर्म हो। इसलिए जब जनता की आवाज उठेगी और प्रेशर बनेगा तभी कोई रिफॉर्म हो पाए। यही मैं कहना चाहता था। मैं सब आयोजकों को और सब लोग जो सुन रहे हैं उनको अपनी नमस्कार और आयोजकों को बधाई फिर से देता हूँ कि इतना अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं और आगे इसको ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है प्रशांत जी, आप एक तरफ कोलिजियम को अच्छा बता रहे हैं, दूसरी तरफ बुराई भी कर रहे हैं, तो वो कैसे? प्रशांत जी, व्हाट अबाउट द जजेस इंक्वायरी बिल की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स की जवाबदेही के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि बहुत एक्चुअली करप्शन एंड एलिगेशंस और ब्राइब्स वगैरह हैं एट द लोअर लेवल्स, तो इस प्रकार से लोअर लेवल जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी कैसी की जा सकती है? और एक और सवाल है कि भाई भतीजावाद है सुप्रीम कोर्ट में, जिला स्तर की अदालत में रिश्वतखोरी चलती है। सर, आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा और 5वीं अनुसूची को प्रशासन को नकारा जा रहा है और विस्थापना इसलिए ज्यादा है, इसके लिए क्या कदम? तो एक तो खैर कोलिजियम के बारे में कि एक तरफ हम कोलिजियम को अच्छा बताते हैं, दूसरी तरफ बुरा बताते हैं, वो ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि कोलिजियम जो सरकार पहले अपॉइंटमेंट्स करती थी उससे तो बेहतर है, क्योंकि कोलिजियम थोड़े ज्यादा इंडिपेंडेंट जजेस को रेकमेंड करता है। लेकिन बहुत अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि कोलिजियम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोलिजियम जो है बहुत बिजी लोगों का कोलिजियम होता है, जो सिटिंग जजेस हैं, तो उनके पास समय भी नहीं है प्रॉपरली कोई जजेस का सिलेक्शन करने के लिए। तो इसलिए हमको एक फुल टाइम जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की जरूरत है, जो सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र हो और फुल टाइम होना चाहिए और वो ट्रांसपेरेंटली फंक्शन करे। तो कम से कम अपॉइंटमेंट के थोड़े दिन पहले जो प्रपोज्ड अपॉइंटीज हैं उनके नाम पब्लिश हो जाने चाहिए, जो जो शॉर्ट लिस्ट बनाई गई है उनके नाम, जिससे कि लोग अपनी प्रतिक्रिया उसके बारे में भेज सकें। दूसरा कि लोअर जुडिशरी में बहुत करप्शन है, नेपोटिज्म है, ये बात सही है कि लोअर जुडिशरी में बहुत करप्शन, नेपोटिज्म सब कुछ है। और अनफॉर्चुनेटली ये सब इसलिए भी चल रहा है, लोअर जुडिशरी जो है उसकी जवाबदेही हाई कोर्ट के तहत होती है, और हाई कोर्ट में भी क्योंकि बहुत करप्शन हो गया है और हाई कोर्ट्स जो हैं लोअर जुडिशरी का फायदा उठा रहे हैं। जैसे हमने गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम में देखा, डिस्ट्रिक्ट जजेस का फायदा उठाया जा रहा था हाई कोर्ट जजेस के द्वारा। तो इस वजह से वो करप्शन को फिर रोकते नहीं है। तो इसलिए कायदे से ये होना चाहिए कि लोअर जुडिशरी के लिए भी और हायर जुडिशरी के लिए भी एक फुल टाइम बॉडी, एक लोअर जुडिशरी के लिए हो, एक हायर जुडिशरी के लिए हो, एक फुल टाइम बॉडी हो जो सरकार से भी और न्यायपालिका से भी बिल्कुल स्वतंत्र हो। जो अकाउंटेबिलिटी बॉडी होनी चाहिए वो न्यायपालिका से भी स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि वो न्यायपालिका के ऊपर ही निगरानी रखेगी। तो ऐसी बॉडीज बननी चाहिए
जिसको कंप्लेंट भेजी जा सके और जो उसका इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल करके उनके खिलाफ एक्शन ले सके। जहां तक ये 5th जजेस इंक्वायरी बिल, अब मुझे ठीक से याद नहीं है कि उसमें क्या था, लेकिन जहां तक मुझे ये याद है कि उसमें भी बिल्कुल स्वतंत्र नहीं थी, जो उसका सिस्टम बनाया गया था जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स वगैरह का, वो फिर से वो चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के थ्रू जाती थी। और फिर फुल टाइम इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो जजेस की कंप्लेंट को हैंडल करे। और 5th शेड्यूल जो है, जहाँ जो पंचायत के जो अधिकार हैं या ग्राम सभा के जो अधिकार हैं, ये बात सही है कि उनको उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। और ये सरकार के आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वगैरह की भी सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए पहले तो खैर ग्राउंड लेवल पर मूवमेंट होना चाहिए, एजिटेशन होना चाहिए, साथ में हम लोगों को हाई कोर्ट्स के भी दरवाजे खटखटाने चाहिए। देखिए, जुडिशरी को हर समय ट्राई करने की जरूरत है और उनके ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत है कि वो जो अपना संवैधानिक दायित्व है, ये सब चीजें कराने का, रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने का, संविधान का पालन कराने का, ये तो संवैधानिक है 5th शेड्यूल वगैरह। सो उसका पालन कराने का अगर नहीं हो रहा है तो न्यायपालिका का दायित्व है, तो हमको वहां पर भी जाना चाहिए। थैंक यू।